स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो है नया लेसन क्लास 10th का सोशल स्टडी का कृषि। ठीक है, कृषि के हम जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके और रिवाइज भी हो सके। तो आज हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित है। नंबर 1, भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि और औजारों के द्वारा खेती की जाती है। यह कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर रहती है। यह श्रम प्रधान कृषि है। या फिर फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहती है। तो बताइए कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो निर्वाह कृषि से संबंधित है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ये सब के सब, जो भी ये सारे पॉइंट हैं ये सभी जो हैं इसके निर्वाह कृषि के संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लेंगे, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जा सकती है। तो कौन उस प्रणाली को क्या दर्शाता है। स्थानांतरित कृषि, ठीक है, रोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि। तो क्या है जो लंबी उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि जो है इसका सही जवाब है। जो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है उस कृषि को हम क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में शस्य प्रारूप से संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। दूसरा है खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। तीसरा है रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन से असत्य हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो कौन सा है इसमें से गलत, इनमें कोई भी गलत नहीं है क्योंकि ये सभी सही हैं। तो क्या है सही, रबी की फसलों को शीत ऋतु में ही बोया जाता है, खरीफ की फसलें मानसून के साथ ही बोई जाती हैं, और रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच जो ग्रीष्म ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें जायद की फसल कहा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जायद की फसल किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसका जवाब, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है उन्हें जायद की फसल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। अब आपको बताना है कि खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है, मक्का, बाजरा, चना या सोयाबीन। इसमें से आपको बताना है कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब है 1, 2 और 4। एक कौन सी फसल है, मक्का है। ठीक है, मक्का खरीफ की फसल है। बाजरा खरीफ की फसल है। ठीक है, बाजरा और सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती। इसमें से कौन सी फसल ऐसी है जिससे कि मृदा में भी उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें दी गई हैं आपको, मटर, सबसे पहले मटर दिया गया है, मटर, अरहर, मूंग और चना। तो कौन सी ऐसी फसल है जो कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि नहीं करती है। तो इसका जवाब है, इसका जवाब क्या होगा, देखिए इसका जवाब है अरहर। तो अरहर जो है कोई मृदा में उर्वरता में बढ़ोतरी नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा किन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है। तो इसका जवाब तो आपको पहले ही दे दिया गया है, केवल रबी की फसल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन
सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, ठीक है। तो चावल की कृषि से संबंधित इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 और 3। तो पहला तो भारत नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा, चावल की कृषि के लिए तापमान इतना चाहिए, ठीक है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? अब पहले चावल की फसल के थे, अब हमें गेहूं की फसल से संबंधित बताने हैं। तो इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादन देश है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, इसमें जो है दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब मोटे अनाज जो कि मिलेट्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो ज्वार, बाजरा, रागी ना, सब मोटे अनाज माने जाते हैं। तो पहला है, महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ये फसलें अधिकतर शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा और रागी मुख्य मोटे अनाज हैं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें से एक कथन गलत होगा। तो वे फसलें अधिकतर शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, ये कथन जो है इसमें गलत है। और बाकी ये सब इसमें, बाकी जो कथन इसमें दिए गए हैं ये सब सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है? यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो इसमें जो फसलें आपको दी गई हैं वो है जौ। पहला क्या दिया गया है आपको? जौ, चना, सोयाबीन और मक्का, ठीक है। तो इसमें से क्या सही है? कौन सी फसल इससे संबंधित है बताइए? यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर उगाई जाती है। तो इसमें कौन सा सही है? यह फसल क्या है? मक्का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला कथन इसमें सत्य है, ये दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब तिलहन की फसल आ गई। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में और प्रसाधन प्रयोग एवं कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है 1, 2 और 3, जो पहला पॉइंट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक, ठीक है। दूसरा, खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में, और उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल, ठीक है। ये सभी जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। चाय की कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अब आपसे चाय की खेती के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से उगता है। चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें सहायक होती हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप बताइए, इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? चाय की कृषि से संबंधित कौन सा कथन इसमें जो है सत्य है? इसमें है, तीनों ही कथन जो हैं इसमें सत्य हैं। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ये तो आपको सबको पता ही है, कर्नाटक राज्य जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। रबड़ की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस फसल के लिए
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? रबड़ की फसल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे मुख्य है? लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा? ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को लागू किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, पाँचवीं या सातवीं? तो किसमें किया गया बताइए आप लोग? तो इसका सही जवाब है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो किस राज्य से की थी? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस राज्य से की थी बताइए? आंध्र प्रदेश से की थी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई? किस आंदोलन को कहा गया कि वह रक्तहीन क्रांति है बताइए? असहयोग आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है? रक्तहीन क्रांति जिसे कहा गया था, तो इसका जवाब क्या होगा बताइए? आप लोग सोचिए। असहयोग आंदोलन, भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब है भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति का संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आज़ादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। देश में सर्वाधिक लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। कौन सा कथन सत्य है इसमें न तो पहला कथन सत्य है और न ही दूसरा कथन सत्य है। ये दोनों ही कथन इसमें जो है हमारे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइए आपको ये कैसे लगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सकती है वो हम आपको अवश्य करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे रिपीट करके देखिए, तो आपके सारे क्वेश्चन लर्न आपको हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।